सारे बाल ट्रिम करके हमने माइक्रो पिगमेंटेशन किया है, चारों तरफ एक बड़ी अच्छी हेयर लाइन हमने दी है और सिर्फ ये एसएमपी से ही इनका जो कॉन्फिडेंस है वो 10 गुना बढ़ गया कि मेरे को अब लगता नहीं कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। ना तो इसमें देखिए सर्जरी इन्वॉल्व है, ना इसमें कोई पेन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर एक एग्जाम्पल के साथ, एक केस स्टडी के साथ आपके सामने आया हूं और आज डिस्कस करने वाला हूं ग्रेड 7 बॉल्डनेस, जो लास्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, जहां हमारे पास और बाल खोने की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है, आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में, अभी करियर का समय चल रहा है, शादी का समय चल रहा है और ऐसी समस्या हो गई, मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा तनाव है, क्या किया जाए, क्या क्या ऑप्शंस है, ये वीडियो उसी के बारे में है। आप या आपका कोई जानने वाला अगर ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहा है तो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, और हो सकता है उनका कुछ भला हो जाए। ग्रेड 7 बॉल्डनेस एक्चुअली होती क्या है? ग्रेड 7 बॉल्डनेस है दोस्तों के फ्रंट से लेके और बैक तक की पूरा हेड ऊपर से बिल्कुल खाली हो जाता है। केवल साइड पे या बैक ऑफ द हेड पे एक छोटी बालों की पट्टी आपको दिखाई देगी। इसे ग्रेड 7 बॉल्डनेस बोलते हैं। जैसे अपने हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जितना ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होगा उतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे कि ग्रेड 2 है अगर तो 2000 ग्राफ्ट, ग्रेड 3 है तो 3000 ग्राफ्ट्स, ग्रेड 7 है तो 7000 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ग्रेड 7 में 7000 ग्राफ्ट मिल जाने स्कैल्प से, सिर्फ इसी डोनर एरिया से, बहुत मुश्किल या रेयर मिलता है हमें। केवल 20% 100 में से लोग ऐसे होते हैं जिनकी इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है ग्रेड 7 बॉल्डनेस में भी कि वहां से हम स्कैल्प से ही अपनी पूरी रिक्वायरमेंट जो ग्राफ्ट्स की है वो कर सके। अदरवाइज क्या क्या ऑप्शंस है इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है कि जो बॉल्डनेस है, इस लेवल की बॉल्डनेस है, इसके पीछे वजह क्या है। कुछ लोग आपको बताएंगे जब शुरू में हेयर फॉल होता है तो खासतौर पर बड़े बुजुर्ग के कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हेयर फॉल होता ही है, एक नॉर्मल सी चीज है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ये समझ लीजिए अगर 18-19 साल में बहुत सीवियर हेयर फॉल, बहुत ज्यादा हेयर फॉल अगर होने लगा है, माताजी और पिताजी वाली साइड पे अगर गंजेपन के जीन्स हैं, बॉल्डनेस के जीन्स हैं, यानी कि मामा नाना वाली साइड पे भी बॉल्डनेस है, और इधर ताऊ में, चाचा जी में और दादा वाली साइड, यहाँ पे भी आपको बॉल्डनेस देखने को मिल रही है। और 18 से 19 साल के आसपास बहुत सीवियर हेयर फॉल बोलता हूँ मोर देन 100 पर डे। बाल ही बाल दिखते हैं आपको जब आप शैम्पू करते हैं या हल्का सा ऑयल लगाते हैं तो आपको बाल दिखते हैं। इवन पिल्लो पे सुबह सो के उठते हैं तब भी बाल दिखते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो चांसेस हैं कि ये ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत फास्ट बढ़ेगा और बड़ी जल्दी ग्रेड 6, ग्रेड 5, ग्रेड 6, 7 तक ये पहुंच सकता है। अब कंफ्यूजन क्या रहती है मोस्टली लोगों के दिमाग में कि ये हो सकता है सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम हो सकता है मेरे खाने पीने में दिक्कत हो, लाइफस्टाइल की दिक्कत हो, पर वो जीन्स की तरफ नहीं जाते। कुछ लोग ये भी सोचते हैं मेरा पानी चेंज हुआ एक जगह से दूसरी जगह और शायद उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इस लेवल की बॉल्डनेस है ये केवल जीन्स की वजह से होती है, जेनेटिक बॉल्डनेस है, और इसके पीछे कोई भी वजह नहीं पॉसिबल। और इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी तेल या तेल और ये जो जितने भी आजकल जो भी नौटंकी चली हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर और सेलिब्रिटीज को लेके जो दिमाग खराब किया वो लोगों का बिना किसी जानकारी, बिना किसी साइंस के, तो उससे बचिए। मोस्टली लोग वो सिर्फ तेल लगाते रह जाते हैं और पता लगता है ग्रेड 3 से ग्रेड 5 में 6 महीने में ही पहुंच गया। तो उन चीज से अपने को बच के रहना है, टेस्ट करवाने हैं, एक बार देख लेना है कि प्रॉब्लम है क्या। हाँ, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करना है। जब आपको बीमारी का पता लग गया उसके बाद ट्रीटमेंट आपके हाथ में है। फिर आप लगाइए तेल, फिर आप लगाइए जो आपकी समझ में आता है, फिर कुछ भी करिए आप, बट बिना डायग्नोसिस के ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। अब जो इस लेवल की बॉल्डनेस है 20 से लेके 30 साल के बीच में, अगर पूरा हेड ऊपर से खाली हो गया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100 में से 95% लोग, 95% लोग जो कि मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से या लोअर रिच कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग पे इसका असर पड़ता ही पड़ता है। बहुत सुपर रिच है, बहुत अमीर है, उसको बहुत ज़्यादा शायद फर्क ना पड़े क्योंकि वो पैसे के प्रभाव में बाकी सारी चीज़ें छिप जाती हैं। बट जो मिडिल क्लास एक बच्चे हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता ही आता है, और इस हद तक आता है। मैंने अपने क्लिनिक में सुसाइडल टेंडेंसी वाले बच्चे भी देखे हैं कि अब मेरी तो बाहर निकलने की हालत नहीं रही, मैरिज में तो गए मेरे को कई साल हो गए, दोस्त सारे छेड़ते हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? इसलिए कि जब अर्ली स्टेज में आपको बॉल्डनेस हो, परेशानी शुरू हो, हेयर फॉल हो, अब तभी से उसके पीछे हाथ पैर मारना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जितना लेट आप जागेंगे उतना फिर आप
इसका जो इम्पैक्ट है ट्रीटमेंट का उतना आपको कम रहेगा और हो सकता है बहुत ज़्यादा बाल अपने लूज कर चुके हो। अब बात कर लेते हैं कि ग्रेड 6 या ग्रेड 7 बॉल्डनेस अगर आप उससे ग्रसित हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आजकल के समय में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं सोचना कि मैं अकेला ही अपने आसपास देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो खुद को अकेला फील नहीं करना है कि आप ही को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो किसी और को नहीं हो। और इसका इलाज भी पॉसिबल है, इलाज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास जो प्रैक्टिकल विकल्प हैं मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि ग्रेड 7 बॉल्डनेस में पीआरपी, मेडिसिन, तेल, शैम्पू, किसी चीज का कोई रोल नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, वहां पे बाल आपके नहीं आएंगे। ग्रेड 7, ग्रेड 6 बॉल्डनेस में पैसा और समय खराब करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल विकल्प क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है विग या हेयर सिस्टम, पैच विग, यानी कि एक टोपी जिसके ऊपर के नकली बाल लगे हुए हैं। आजकल बहुत अच्छे और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आ गए हैं जिनको कि आप लगाओ तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने ये हेयर सिस्टम वेयर किया हुआ है या हेयर पैच या विग लगाया हुआ है। हेयर पैच या विग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई रिएक्शन के चांसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। पर प्रॉब्लम क्या है कि 100 में से अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग इस पैच के साथ अपनी आदत नहीं बना पाते। 30% बना लेते हैं। वो क्यों नहीं बना पाते? कि उनको ऐसे लगता है कि सिर के ऊपर कुछ एक अजीब सी बाहरी कोई चीज रखी हुई है और वो 24/7 उनके दिमाग पे घूमता रहता है कि कोई चीज चिपकी हुई है या मैंने कैप ही पहनी हुई है। अडेप्ट नहीं कर पाते। दूसरा, सफाई का एहसास नहीं हो पाता उनको। लाइक उन्होंने शैम्पू किया तो अंदर तक क्योंकि वो ठंडक नहीं जाती पानी वाली प्रॉपर अच्छे से, तो उनको ये लगता है कि सब गंदगी भी बीच में ही है। या धोना भी पड़ता है, शैम्पू करते हैं तो बहुत एग्रेसिव करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक झाग जो है वो अंदर से वेयर ऑफ होता रहता है, निकलता रहता है, थोड़ा अजीब सा हो जाता है। अगली समस्या क्या है कि इसको जब भी हम हेयर पैच हेयर सिस्टम यूज करते हैं तो इसकी 15 से 20 दिन के अंदर आपको सर्विस करवानी पड़ती है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी भी करवानी, इवन 10वें दिन पे करवानी पड़ती है अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो। पसीना अंदर नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा, स्मेल आने लगती है। देन फिर इसकी जो पैच है इसकी लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है। जो बहुत ही अच्छी हायर क्वालिटी के पैचेस हैं वो आपके हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 महीने निकाल जाए, बट मोस्ट ऑफ द पैच जो जितना फैंसी और सुंदर पैच होगा, देखने में अनडिटेक्टेबल होगा, उतनी उसकी लाइफ कम होगी। तो मोस्टली जो पैच होते हैं वो आपको 3 से 4 महीने में, जो अंदाजन 10 से 12 हज़ार रुपए की रेंज में आते हैं, 3, 4, 5 महीने में आपको चेंज करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इनमें से बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और बीच में से फिर दिखना शुरू हो जाता है, छीदापन दिखना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं विग या हेयर सिस्टम की। अगले विकल्प पे आते हैं, वो है स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन या SMP। ये जो आज का मेरा केस है वो ग्रेड 7 बॉल्डनेस है। एज इनके अप्रॉक्सीमेटली 32 ईयर्स के आसपास है। मैरिजेबल एज है, फाइनेंशियली और अपना जॉब के हिसाब से सेटल्ड है, बट अब मैरिज वाला एक मसला अटक के खड़ा हो गया। तो अब हमने इनके केस में क्या स्ट्रेटेजी लगाई वो भी बताता हूँ। पहले आप सिर्फ SMP, खाली SMP का एक बार इनका आप रिजल्ट देख लीजिए। तो सारे बाल ट्रिम करके हमने माइक्रो पिगमेंटेशन किया है, चारों तरफ एक बड़ी अच्छी हेयर लाइन हमने दी है, और सिर्फ ये SMP से ही इनका जो कॉन्फिडेंस है वो 10 गुना बढ़ गया कि मेरे को अब लगता नहीं कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। ना तो इसमें देखिए सर्जरी इन्वॉल्व है, ना इसमें कोई पेन है, ना इसमें कोई डाउन टाइम है। आपने आज करवाया, कल आप फ्री टू मूव हैं। SMP की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि आपको हेड को फिर शेव करके रखना पड़ेगा, हेड को ट्रिम करके रखना पड़ेगा। यानी कि अगर ये बाल साइड वाले लंबे हो गए और ऊपर आपका जो SMP है वो अलग दिखाई देगी और ये लंबे बाल अलग दिखाई देंगे, तो इसकी आपको ट्रिमिंग रेगुलर 3-4 दिन करनी पड़ेगी। यही एक इसकी स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन की डाउन साइड है। और दूसरा, आपको बॉल्ड लुक कैरी करनी पड़ेगी। SMP की जो मियाद होती है, मुझे करते हुए अप्रॉक्सीमेटली अब 7 साल हुए, तो 4 से 5 साल तक बहुत ठीक रहती है। उसके बाद SMP धीरे धीरे फेड हो जाती है। तो कुछ लोगों को ये वहम रहता है कि ये टैटू की तरह शायद जीवन भर हमारे साथ न चले। ऐसा ना हो कि टैटू करा लिया, ये SMP करा ली, तो टैटू की तरह जब हमारे बाल चले जाएंगे एजिंग के साथ तो अजीब सा दिखाई दे। ऐसा नहीं होता। SMP की लाइफ होती है, धुंधली पड़ती जाती है, 7-8 साल बाद अनडिटेक्टेबल हो जाती है। अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं तो 4th-5th ईयर में आप इसके ऊपर दोबारा से इसका टॉपअप ले सकते हैं, फिर आप उसी लेवल पे इसको कंटिन्यू किया जा सकता है SMP को। अगली ऑप्शन पे आ जाते हैं, जो हमारा बेसिक काम है, हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट में जैसा मैंने आपको बताया कि 7000 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 7 की बजाय अगर मान लीजिए हम 6000 ग्राफ्ट तक भी पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए 90%, 92% के आसपास का हमारा काम हो गया। बहुत रेयर होता है कि हमारा सिर्फ इसी एरिया से हमें इतने ग्राफ्ट मिल जाएं, या कोशिश ये रहती है कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 से 4500 ग्राफ्ट के आसपास हमें स्कैल्प से मिल जाए और बाकी 1000 से 1500 बियर्ड से मिल जाए, दाढ़ी से मिल जाए। और दाढ़ी में ऐसा नहीं होता कि पूरी दाढ़ी से हम लोग निकालते हैं, बिल्कुल स्पॉटलेस तरीके से निकालते हैं। जो मेरे अपना सिस्टम इजाद किया वो नियो DHT वाला, 5th डे आपको कोई स्पॉट या कोई भी चीज आपको नहीं दिखाई देगी, ये गारंटेड है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे जॉ लाइन है आपकी,
नीचे के बाल आप दाढ़ी रखते भी हैं तो भी नीचे के बाल तो आपको ट्रिम करके रखने ही होते हैं। तो जो शेडो एरिया होता है यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो आपको कहीं से भी सामने से देखने में अजीब नहीं लगता, ऐसे ही लगता है कि ट्रिमिंग करी हुई। तो स्कैल्प से लिए, बियर्ड से लिए, और कुछ लोगों में जिनमें गर्दन और चेस्ट के बाल आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, गर्दन पे भी बाल होते हैं, वो आइडियल कैंडिडेट्स हैं जिनके कि हम चेस्ट से लेके और स्कैल्प पे लगा सकते हैं और बालों की लेंथ अच्छी आ जाती है, डेंसिटी भी अच्छी आ जाती है। ये सिर्फ अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो। बट जब कलर बहुत फेयर होता है, आपका रंग बहुत साफ है, फेयर कलर की तरफ है, आपका गोरा रंग है, तो नीचे से स्किन दिखाई देगी, फिर से लगेगा कि डेंसिटी कम है। तो इसके बाद की जो ऑप्शन है वो और भी ज़बरदस्त है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन कर देते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन से एसएमपी से क्या हुआ कि हमने एक बेस तैयार कर दिया। इससे पिछला वीडियो अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था ग्रेड 6 और 7 की जो बॉल्डनेस थी, उसमें हमने एसएमपी करके बेस तैयार किया था और उसके ऊपर ट्रांसप्लांट किया था। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब इन केस में हमने एसएमपी किया, एसएमपी के बाद अब एग्जैक्टली 7 to 10 डेज के बाद हम इनके ऊपर ट्रांसप्लांट करेंगे। हालांकि एसएमपी से ही बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ट्रांसप्लांट के बाद इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और 10वें-12वें दिन जो एक हमारा इनिशियल जो हमें ग्लिम्स दिखता है ट्रांसप्लांट का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स आते हैं ऐसी सिचुएशन में, देखो खर्चा डेफिनेटली होगा। ये आप इसमें सस्ते टेक्निक्स में या जो सिंपल एफयूई वाला जिसमें कोलेट्रल डैमेज बहुत ज़्यादा है उसमें अगर आप जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड से ग्राफ्ट हैं आपके पास, तो डोनर एरिया भी खत्म हो जाएगा और आगे भी रिजल्ट अजीब सा आएगा, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो मेरी क्या सलाह रहती है कि नियो DHT टेक्निक से हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और जो 3D SMP हमने आजकल लॉन्च करी है उससे हम पहले माइक्रो पिगमेंटेशन करके उसके बाद उसके ऊपर जो नियो DHT है उससे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ताकि ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट हमारा जो है वो 100% रहे। ग्रेड 7 बॉल्डनेस में हमने ये सब कर लिया, SMP कर ली। अगर एसएमपी के बाद ट्रांसप्लांट अगर हमने किया तो फिर ट्रांसप्लांट को आपको संभालना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट को बचा के रखने के लिए क्या किया जाए अब वो सुन लीजिए। नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है वो रहता है कि आप मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड इसका कॉम्बिनेशन आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि DHT यहाँ पे भी छोड़ेगा नहीं, वो अपना काम करता रहेगा। अब एक लेटेस्ट कंसेप्ट और हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो कि एंटी एजिंग का कंसेप्ट है हेयर में, वो मैं बाद में उसका एक और वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल नियोग्रो हेयर सीरम जो है वो आप 1 ml मॉर्निंग 1 ml इवनिंग 8 से 10 महीने आपने यूज करना, उसके बाद केवल रात को उसको इस्तेमाल करते रहो। वो ऐसे ही इस्तेमाल करो जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, इतनी रेगुलरिटी होनी चाहिए। किसी भी दिन आप ये नहीं कह सकते कि आज के बाद मैं टूथब्रश नहीं करूंगा और मैं बस जीवन भर जो है ऐसे ही चल जाएगा, नहीं होगा। सेम वे अब आपको अपने बालों के ऊपर जो ये हेयर सीरम है रोज रात की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी और सीरम आपको यूज करना पड़ेगा। इन एनी केस आप ओवरसीज हैं, बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, इंडिया में तो खैर हमारी जो जितने प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बट बाहर जो ओवरसीज लोग हैं कई बार रिश्तेदारों से मंगवा लेते हैं, हम लोग भी पार्सल करते हैं, नहीं हो पाता तो फिर मिनॉक्सिडिल पे शिफ्ट कर दीजिए। मिनॉक्सिडिल 5% है, उसको अल्टरनेटिव डे लगाइए, डेली लगा लीजिए किसी भी तरीके से, बट कुछ ना कुछ सपोर्ट दे के रखिए। अपने वहाँ पे कोई हेयर सीरम सर्च कीजिए, बहुत ही अच्छे मॉलिक्यूल्स आए हुए अभी मार्केट में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एडिशन में करना चाहूँगा, नियोमिनॉक्स प्रो हमने एक नया हेयर सीरम लॉन्च किया है। तो नियोमिनॉक्स प्रो सीरम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें हमें मिनॉक्सिडिल के सारे फायदे मिल रहे हैं। मिनॉक्सिडिल के फायदे जैसे कि वेजोडाइलेटेशन, यानी कि हल्का सा ब्लड वेसल्स को खोल देना, हल्का फुल्का DHT को ब्लॉक करती है मिनॉक्सिडिल, और कुछ थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन करती है। अब इसके साथ में हमने ऐड कर दिया पेप्टाइड प्रोकेपिल। अब ये दोनों चीजें मिलके, प्रोकेपिल क्या करता है कि जैसे वेजोडाइलेटेशन हुई इजीली अंदर घुस जाएगा, रूट तक पेनिट्रेट करेगा, रूट के सेल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए। तो प्रोकेपिल और मिनॉक्सिडिल का ये यूनिक कॉम्बिनेशन हमने लॉन्च किया है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है इसके अंदर, और इसको अगर आप सुबह शाम यूज करते हैं तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट यंगर जनरेशन में कहीं ना कहीं हमें एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ते हैं। ओरल मिनॉक्सिडिल भी हम लोग आजकल काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। ड्यूटासिराइड में काफ़ी फ़ैन हूँ ड्यूटासिराइड का, बट ऑन ए वेरी लो डोज, ट्वाइस वीकली, थ्राइस वीकली या वंस ए वीक भी इवन काम करती है, बट वो आपके हार्मोन लेवल्स चेक करके तभी हम आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने डोसेज आपके रिक्वायर्ड है। नियोमिनॉक्स प्रो सुबह शाम अगेन 6 to 7 मंथ्स, उसके बाद फिर रोज रात को, ये शेड्यूल रहेगा। इसके साथ में डर्मा रोलर वंस ए वीक, मल्टीविटामिन जैसे नियोवन फोर्ट रोज का एक अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 महीने के लिए, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव डे फॉर 2 मंथ्स, और फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार जरूर लेके रखिए। विटामिन डी के लेवल्स मेंटेन करने हैं अपने को, आयरन के लेवल्स मेंटेन करने हैं। बायोटिन कभी डाउन नहीं होता, बट स्टिल अगर आप ले लेते हैं तो एक थोड़ी मन को तसल्ली रहती है कि हम बालों के लिए कुछ ना कुछ तो
कर ही रहे हैं। जो लोग हमारे वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं लेते, अंडा नहीं लेते, उन लोगों के लिए बिकासुल का कैप्सूल एक वरदान की तरह है। रोज ले लिया करो, बिना किसी से पूछे ले लो, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, बिंदास लो, कहीं कोई साइड इफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड है। इसके अंदर कोई तीर तुक्के या कुछ भी हमने आपको वो नहीं बताया कि ये जहां आपके बाल खत्म हो गए वहां पे सारी चीजें आपको बिल्कुल 100% प्रभावी रहेंगी। अगर आपके बाल हैं तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है, उसमें बहुत ही कुछ किया जा सकता है। उसके लिए अलग अलग वीडियोस मैंने अलग लेवल पे बनाए हुए हैं। बट ये जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं लोग, डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारे क्लिनिक्स रिजेक्ट कर देते हैं, या उन्हें डर लगता है कि यार सही हाथों में जाके ये ट्रांसप्लांट कराएं, कहीं ऐसा ना हो कि डोनर एरिया भी खत्म और आगे भी बाल नहीं आए तो बनेगा क्या। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो एक वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ग्रेड 7 बॉल्डनेस है, हो सकता है ऊपर से नहीं बोल रहा हो या बता रहा हो, पर उसके मन में डेफिनेटली कोई ना कोई लेवल पे स्ट्रेस जरूर चल रही होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हो सकता है किसी का बहुत फायदा हो जाए। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसा मैंने पहले बोला शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।